नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो तह तक। दिसंबर 2025 बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका था। माहौल भारत के खिलाफ था। ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। तभी एक रैली में तख्तापलट के प्रमुख चेहरों में से एक हसनत अब्दुल्ला भारत को निशाने पर लेते हुए कहते हैं, अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की गई तो बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अलगाववादियों को पनाह दे सकता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रभावित कर सकता है। हसरत अब्दुल्ला के इस बयान को सीधे सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर धमकी की तरह लिया गया, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब बांग्लादेश से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के खिलाफ बयानबाजी हुई। इस घटना के करीब 8 महीने पहले अप्रैल 2025 में चीन के दौरे पर गए बांग्लादेश के पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को लैंड लॉक्ड बता दिया था। कहा था, नॉर्थ ईस्ट का समुद्र तक पहुंचने का इकलौता रास्ता बांग्लादेश से होकर गुजरता है। बांग्लादेश यही नहीं रुका, इसके बाद वो चीनी सैन्य अधिकारियों को भारत बांग्लादेश बॉर्डर के करीब घुमाने लेकर गया। चीनी राजदूत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब का दौरा करवाया गया। यहाँ तक कि रंगपुर के पास दशकों से बने लाल मोनरहाट एयर स्ट्रिप को चीन की मदद से एयरबेस में तब्दील करना भी शुरू कर दिया। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। वैसे ही चाय में दार्जिलिंग की चाय, चायों की शैंपेन। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के उत्तरी सिरे पर बेहद खूबसूरत पहाड़ तराई वाला जिला है। इसकी घाटी में बसता है सिलीगुड़ी। सिली माने छोटे पत्थर और गुड़ी का मतलब स्थान, यानी कई पत्थरों के इकट्ठा होने से बना हुआ स्थान, बना हुआ इलाका। बांग्लादेश और नेपाल के बीच सिलीगुड़ी का कॉरिडोर 202 किलोमीटर का इलाका खास अहम रहा है। सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ने वाला एकमात्र गलियारा है। इसे ही कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। आज की कहानी इसी चिकन नेक कॉरिडोर और इसके फोकल पॉइंट सिलीगुड़ी के इतिहास की करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संघर्ष। सिलीगुड़ी के इतिहास की शुरुआत सिक्किम के नामयाल राजवंश से होती है। फुटसोक नामयाल ने 1642 में चोग्याल उपाधि के साथ ही सिक्किम पर शासन शुरू किया। 18वीं सदी के गुजरते बंगाल अंग्रेजों की चपेट में आ चुका था। इसी दौर में नेपाल भी सिक्किम को अपने अधीन करना चाहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संघर्ष होता रहा। 1817 में सिक्किम ने कंपनी के साथ टिटालिया की संधि की। इसके बाद 1835 में दार्जिलिंग को सिक्किम के राजा ने कंपनी को सौंप दिया। इसी की तलहटी में सिल्चागुड़ी था जो दार्जिलिंग को समतल इलाके से जोड़ता था। सिल्चागुड़ी के बगल में फासीदेवा में सिक्किम राजवंश ने एक कार्यालय बना रखा था। यहाँ से पूरे इलाके का शासन चलता था। फासीदेवा को सिक्किम वाले नदी बंदरगाह की तरह इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से आज इसे बंदरगाज कहते हैं। सिल्चागुड़ी आगे चलकर सिलीगुड़ी कहलाया। दरअसल यह सब महानदा नदी के पश्चिम हिस्से की बात है। घड़ी की सुई की दिशा में चले तो उत्तर में सिक्किम, भूटान, पूरब में जलपाईगुड़ी, फिर असम, दक्षिण में बांग्लादेश और बंगाल, पश्चिम में बिहार और किशनगंज और नेपाल। जब से यहाँ का लिखित इतिहास मिलता है तब से महानंदा सिलीगुड़ी को बीच से काटती हुई निकलती है। इसके पश्चिमी हिस्सा दार्जिलिंग में है, पूर्वी हिस्सा जलपाईगुड़ी में है। 1862 में न्यू चुमटा टी स्टेट और मातीगड़ा टी स्टेट का गठन हुआ। 1869 में जलपाईगुड़ी जिला बनाया गया। 1873 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ। इसी के तहत सिलीगुड़ी खास जमीन में शामिल हुआ। खास जमीन एक प्रकार की सरकारी भूमि होती है। सिलीगुड़ी धीरे धीरे ब्रिटिश अफसरों की जमीन बनने लगा। चाय से चीन के एकाधिकार का खत्म होने के बाद दार्जिलिंग को प्रैक्टिकल ग्राउंड और सिलीगुड़ी को लॉजिस्टिक ग्राउंड बनाया गया। कंपनी का कारोबार चल निकला। सिलीगुड़ी को 4 टीज का शहर यानी टी, टिम्बर, ट्रेन और टूरिज्म कहा जाता है। चिकन नेक का खेल। 1907 में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जिले के अधीन सब डिविजनल ऑफिस बनाया गया और 1950 में यह नगर पालिका घोषित हुआ। इसी के ठीक पहले भारत का बंटवारा हुआ 1947 में। इस विभाजन में भारत में से पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान भी अलग हुआ। बाद में बांग्लादेश बना। खैर, सीमाएं खींचने के बाद अब सिलीगुड़ी पूर्वी पाकिस्तान और नेपाल के बीच मौजूद मात्र 20-22 किलोमीटर चौड़े गलियारे को गवर्न करने वाले सब डिवीजन के तौर पर जाना गया। पश्चिम बंगाल में स्थित 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है। भारत के विभाजन के साथ ही बांग्लादेश के गठन की नींव पड़ गई। सिलीगुड़ी कॉरिडोर न केवल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है बल्कि भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में इसकी पहचान है। नेपाल से घिरा होने के बाद वजह से इस क्षेत्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। चीन के सामरिक हितों और हाल के घटनाक्रम ने भारत सरकार को इस संवेदनशील इलाके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से कॉरिडोर का रोल अहम। पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें 8 राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आते हैं। इसमें से सिक्किम को हटा दे तो 7 राज्य बचते हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ऐसे में चिकन नेक कटने से पूर्वोत्तर जाने का रास्ता ही नहीं रह जाता। चीन की नज़र सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है और जिसकी वजह से इसकी तरफ से डोकलाम पर कब्जा करने की कोशिश की गई। डोकलाम भूटान का है। इसकी ऊंचाई ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि इसकी वजह से ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आराम से नजर रखी जा सकती है। डोकलाम से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। ऐसे में डोकलाम
डोकलाम पर कब्जा हो गया तो वहां से सिलीगुड़ी पर आराम से नजर रखी जा सकती है। इसलिए डोकलाम बाद में भारतीय भूटान की ओर से चीन से लड़ गया था। तिब्बत से इसकी निकटता भारत के लिए एक लाभ के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह चीन पर कड़ी नजर रख सकता है, जिसने इस क्षेत्र में कई सड़कें और हवाई पट्टियों का निर्माण किया है। युद्ध की स्थिति में निभा सकता है अहम भूमिका। युद्ध की स्थिति में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से आसानी से हथियार और सैनिकों को लामबंद किया जा सकता है। बीजिंग अपनी बेल्ट एंड रोड योजना के लिए अपनी वैश्विक व्यापार पहुंच में सुधार के बहाने भारत के पड़ोसी देशों में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन ये देश चीनी कार जिसके जाल में फंस गए हैं। ज्यादातर पश्चिमी देश चीन की आलोचना इस बात को लेकर करते हैं कि गरीब विकासशील देशों पर ऋण थोपता है, जिसके वापस भुगतान के लिए कोई उम्मीद नहीं है, और इसका राजनीतिक प्रभाव का लाभ के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कट जाए तो क्या होगा? सबसे पहला और सीधा असर यह होगा कि भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम देश के बाकी हिस्सों से भौगोलिक रूप से पूरी तरह से कट जाएंगे। पूर्वोत्तर के राज्य अनाज, दवाई, पेट्रोलियम उत्पाद, अन्य रोजमर्रा के सामानों के लिए मुख्य भूमि भारत से आने वाली ट्रेनों और ट्रकों पर निर्भर है। इस क्षेत्र के अलग थलग पड़ते वहां से शांत हो चुके या सुलग रहे उग्रवादी संगठनों को दोबारा सिर उठाने का मौका मिल जाएगा। दुश्मन देश इन अलगाववादी ताकतों को पैसे और हथियार की मदद से पूर्वोत्तर में आंतरिक अराजकता फैला सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। चीन और बांग्लादेश के संदर्भ में इसका महत्व। चीन के लिए चिकन नेक भारत को रणनीतिक रूप से पंगु बनाने का एक जरिया है, बल्कि बांग्लादेश भारत के लिए वह भौगोलिक पूंजी है जो इस क्षेत्र खतरे को कम कर सकती है। यही कारण है कि भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपनी सैन्य उपस्थिति जैसे सुकना में 33 कोर को मजबूत करने के साथ साथ बांग्लादेश के साथ अपने कूटनीतिक और परिवहन संबंधों को हर हाल में मजबूत बनाए रखना चाहता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।